मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले पहले एक बार मैं सारा रिवाइज कर देती हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने से पहले कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आए थे प्राउस्ट, ठीक है। प्राउस्ट ने, जिन्होंने हाइड्रोजन के बेसिस पे सारा बोला था कि सारे जितने भी एलिमेंट्स है किससे मिलके बने हुए, हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटोप्स, ठीक है। डिमेरिट्स करा दूंगी अभी। जो सेकेंड आए साइंटिस्ट वो थे लेवोइजियर। लेवोइजियर ने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे बोला था, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आए वो डोब्राइनर, जिन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया था। डोब्राइनर ने जो ट्रायड दिया था उसमें तीन तीन के सेट में एलिमेंट्स दिए थे, ठीक है, इन सच अ वे दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट was what, एवरेज ऑफ द टर्मिनल एटम्स, ठीक है। और हमें ये देखना है कि उसने कौन, इसमें हमें देखने की क्या जरूरत है कि उसने डोब्राइनर ने कौन से ट्रायड्स दिए थे, ठीक है। तीन का सेट दिया था, तीन ही दिए थे, और कौन कौन से दिए थे ट्रायड्स, ठीक है। नेक्स्ट वाज योर, हाँ, ये डोब्राइनर ने भी मास के बेसिस पे, डोब्राइनर ने भी हमारा जो बेसिस था इसका एटॉमिक मास था। फिर आए न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में उसने क्या किया था, एलिमेंट्स को अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इसने भी किससे किया था, एटॉमिक मास, ठीक। और इन सच अ वे कि जो फर्स्ट एलिमेंट था दैट वाज कमिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट वाज कमिंग सिमिलर टू द एवरी एट्थ एलिमेंट दैट वाज कमिंग, ठीक है। तो ये न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया था। फिर हमने देखा था कि जो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने किस बेसिस पे किया था, ये ग्राफिकली जिसने रिप्रेजेंट किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन बाय लोथरमेयर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, एक से लोथरमेयर ने दिया था, और लोथरमेयर ने ग्राफ कैसे ड्रॉ किया था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, ठीक है। इसने भी कहीं ना कहीं बेसिस क्या लिया था, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, और उसके बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ किया था। एंड द ग्राफ वाज कमिंग समथिंग लाइक दिस, इंक्रीजिंग ग्राफ था। और जो पोजीशन थे, सिमिलर पोजीशंस जो थे, वो सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स जो थे वो ऑक्यूपाई कर रहे थे। लेकिन ये ग्राफ जो था वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता, जैसे जैसे आपके एलिमेंट्स बढ़ते, और हमें एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश करना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। इसलिए फिर ये भी क्या हो गया था, फेल हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट वाज योर मेंडलीव। मेंडलीव का हम देखते हैं, मेंडलीव का लॉ। ठीक है, तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, उसने पहली बार किसी साइंटिस्ट ने किसको, जो पीरियोडिक टेबल था, मतलब जो पीरियोडिक एलिमेंट्स थे उनकी पीरियोडिसिटी को उसने बताया था इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे, इन अ फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। मेंडलीव ने हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के बेसिस पे किया था, नहीं, मेंडलीव का भी जो बेसिस था दैट वाज एटॉमिक मास ओनली। मेंडलीव ने क्या बोला था कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, दैट इज अ फंक्शन ऑफ देयर, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। ये जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो किसका फंक्शन होता है, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो इसने भी पीरियोडिसिटी, मतलब कि हर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर कोई चीज, कोई स्पेसिफिक चीज रिपीट होती है उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग क्या रिपीट कर सकता है भाई, उसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना।
हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स कहाँ लिया था बेटा, कहाँ लिया था हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, कहाँ लिखा है? तो एलिमेंट्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो उनकी अगर रिपीटेशन हो रही है, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वो क्या हो जाएंगी, पीरियोडिक हो जाएगी। ठीक है, 10th वाला आपने क्या पढ़ा है वो मुझे एक्चुअली पता नहीं है, तो जो मैं अभी बता रही हूँ आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। 10th का सिलेबस मुझे नहीं पता, 10th में क्या क्या चीजें पढ़ाई गई हैं आप लोगों को। ठीक है, तो अभी आप 10th में तो हो नहीं, अभी तो आगे हो आप लोग। ओके, सो उसने जो पीरियोडिक फंक्शन बताया था वो किसको बताया था, एटॉमिक मास को बताया था। अब उसने, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने टेबुलर फॉर्म में बहुत ही सिस्टमेटिकली जो है वो रिप्रेजेंट किया था। और उसने क्या किया था, जो भी टेबल था उसका, उसको डिवाइड कर दिया था इनटू हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज में कर दिया था। तो हॉरिजॉन्टल वाला था उसको उसने बोला था पीरियड। ठीक है, और ऐसे ऐसे इसने कितने 7 पीरियड्स बनाए थे। ठीक है, और कितने ग्रुप्स बनाए थे, हॉरिजॉन्टल वाला जो था, सॉरी वर्टिकल वाला जो था वो क्या था, नोन एज ग्रुप्स। ठीक है, और उसने कितने ग्रुप्स बनाए थे, टोटल 9 ग्रुप्स बनाए थे, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 8 इन न्यूमेरिक, सॉरी इन रोमन। ठीक है, तो जो रोमन वाला था वो था आपका ग्रुप, और जो न्यूमेरिक वाला था वो था आपका पीरियड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं, अब उसने हर ग्रुप को, फॉर एवरी ग्रुप व्हाट ही डिड, उसने डिवाइड कर दिया था हर ग्रुप को किसमें, he divided every group into further group that is subgroups A और B। ठीक है, तो A जो था उसमें जनरली जो एलिमेंट्स थे वो S, जो इलेक्ट्रॉन थे वो S या लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबशेल में आ रहे थे। ठीक है, और जो ग्रुप बी था वो बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स का था, और हमें पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कहा जाते हैं एलिमेंट्स, डी सबशेल में। ठीक है, हाँ डी या एफ होता है बेसिकली, लेकिन उस टाइम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स उतने नोन नहीं थे, तो इसने डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ही किया था। ठीक है, और जो ये जो न्यूमेरिक फॉर्म में जो ग्रुप थे, ये बेसिकली क्या दर्शा रहे थे, उसकी वैलेंसी। वैलेंसी का क्या मतलब है, जितने उसके इलेक्ट्रॉन्स जितने वो लूज या गेन कर सकता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, तो वो हो गया था उसका। ठीक है, अब इसने देखो जैसे कि फर्स्ट ए वाले एलिमेंट्स हो गए, तो फर्स्ट ए वाले एलिमेंट्स हमें पता है कि उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1, और 1 किसकी वैलेंसी होती है, अल्कली मेटल्स की। ठीक है, और ए है तो वो कौन से ग्रुप में आएगा, एस में आएगा। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस सबशेल में जा रहा है, तो फिर ये कौन से वाले एलिमेंट्स हो गए, एस वाले। अब 1b, अब हमें पता है 1b, तो 1b, 1 का क्या मतलब है, 1 उसकी वैलेंसी बता रहा है, और b जो है वो b बता रहा है कि वो कौन से उसमें आता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू डी सबशेल। ठीक है, तो उसने बोला था ये जो होते हैं कॉपर, Ag एंड Au, दैट आर कॉइनेज। कॉइनेज मतलब समझिए जिससे कॉइन्स बनते थे पहले के जमाने में। अब देखो, अब इसने ऐसे ही करके इसने बहुत सारे ग्रुप को बताया था कि हर ग्रुप को किसने क्या स्पेसिफिक नाम दिया था। जैसे इनको अल्कली मेटल्स बोल दिया, 1b को कॉइनेज मेटल्स बोल दिया, सेकेंड ए को इसने अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल दिया। ठीक है, सेकेंड बी में इसका जिंक, कैडमियम और Hg आ गया। ठीक है, जिसका सेकेंड का क्या मतलब है कि ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे या वैलेंसी क्या है इनकी। इंटरेस्टिंग तो है ही, अभी एक बार ये खत्म हो जाने दो ना हिस्ट्री। बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली का क्या मतलब है कि बोरॉन फैमिली की जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी वैलेंसी, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देना चाहेगा। एंड अगेन सेकंड बी का क्या मतलब है कि ये किस में आ रहा है इलेक्ट्रॉन,
डी ब्लॉक में आ रहा है। फोर्थ वाली कार्बन फैमिली एंड यहाँ पे टाइटेनियम आ जाता है, फिर नाइट्रोजन फैमिली एंड यहाँ पे वेनाडियम है, ये वेनाडियम, ठीक है। और सिक्स्थ ऑक्सीजन फैमिली और ये क्रोमियम। ये सब मैं आपको याद करना सिखाऊंगी, इसकी टेंशन मत लेना, वो हम याद करना सीखेंगे अच्छे से। अब देखो मेरिट्स पे आते हैं। तो मेरिट्स की अगर बात करें तो उसने क्या किया था, सिंप्लीफाई कर दिया था, जो एलिमेंट्स की स्टडी थी उनको सिंप्लीफाई कर दिया था, क्योंकि उसने ये जितनी भी चीजें हैं ये बहुत ही सिस्टमैटिकली एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया था, विच सिस्टमेटाइज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरिट की वो ये होगी कि ही लेफ्ट सम स्पेसेस, सम ब्लैंक स्पेसेस, जिनकी प्रॉपर्टी किसी से मैच नहीं कर रही थी, उसके नीचे उसने क्या कर दिया था, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया था। और उसने क्या बोला था कि ये अभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है, ये आगे जाके डिस्कवर होगा। एंड ही ऑल्सो नॉट ओनली ही जस्ट left the space, he also predicted the property of that particular compound, particular element जो कि उस टाइम पे डिस्कवर नहीं होता। अब गैलियम उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था, किसी को नहीं पता था कि गैलियम नाम का कोई एक एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है, लेकिन उसने क्या प्रेडिक्ट कर दिया था कि जो गैलियम की प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी किसके, एल्यूमिनियम के। तो जैसे बोरॉन फैमिली का बोला जाए तो फिर बोरॉन फैमिली में ये आता है, ठीक है, मैं आपको बोरॉन फैमिली का बता देती हूँ, एक एक करके हम जानेंगे। तो बोरॉन फैमिली जो है वो बोरॉन से स्टार्ट होती है, ठीक है, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है गैलियम, फिर आता है इंडियम, फिर आता है थैलियम, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, बी से बाल, मतलब इन दोनों को मिला दो, ये हो जाएगा बाल, ठीक है। जी ए से गायब, आई से इंडियन, तेल से, ठीक है। बाल गायब, बाल बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, गायब मतलब गैलियम, इंडियन, इंडियम आ जाएगा इंडियम से, और टेल्यूरियम से टीएल, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, बाल गायब इंडियन तेल से। अब देखो यहाँ पे उस टाइम पे एलिमेंट कोई यहाँ पे डिस्कवर नहीं था यहाँ पे, और किसी की प्रॉपर्टी क्या एल्यूमिनियम से मैच नहीं कर रही थी, तो अब उसने किसी को जबरदस्ती नहीं घुसाया, उसने क्या बोला कि एक एलिमेंट आएगा यहाँ पे आगे चल के डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टी से मैच करेगी, सिमिलर टू एल्यूमिनियम होगी, ठीक है। तो उसने गैलियम का क्या नाम दे दिया था, ई के ए एल्यूमिनियम, ठीक। हाँ, ई के एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है उसके जैसा, ठीक है, किसके जैसा, उसके जैसा। गाना सुना ना, तेरे जैसा यार कहाँ, सुना है कि नहीं। अब देखो जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का देखते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का देखते हैं। तो सिलिकॉन आता है कार्बन फैमिली में, ठीक है। कार्बन फैमिली में देखो सबसे पहले कार्बन आता है, ठीक है, फिर सिलिकॉन आता है, फिर जर्मेनियम आता है, फिर टिन आता है, फिर आता है लेड। तो ये होता है आपका कार्बन फैमिली, ठीक है। अब कार्बन फैमिली कैसे याद रखेंगे, देखो काशी, काशी पता है क्या होता है काशी, काशी, काशी क्या होता है, नाम नहीं होता है काशी, काशी बनारस को बोलते हैं ना, वाराणसी को काशी बोलते हैं, ठीक है। तो काशी गए संत प्रभु, ठीक है, मतलब कार्बन, काशी मतलब कार्बन और सिलिकॉन, गए संत मतलब ये, और पीबी मतलब लेड मतलब प्रभु, ठीक है। तो काशी गए संत प्रभु। अब उस टाइम पे देखो सिलिकॉन तो पता था हमें, लेकिन जर्मेनियम नहीं पता था, ये सिलिकॉन से किसी की प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी, तो उसने क्या किया, सिलिकॉन के नीचे एक स्पेस छोड़ दिया, बोल दिया उसने, भविष्यवाणी कर दी क्या, कि आगे जाके एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जो कि जिसकी प्रॉपर्टी विल बी सिमिलर टू व्हाट, सिलिकॉन। तो इसीलिए जर्मेनियम को क्या बोला जाता था, जब तक वो डिस्कवर नहीं हुआ तब तक उसको बोलना जाने लगा के सिलिकॉन, ठीक है। अब मांग, ये देखो मैंगनीज के नीचे उसने टेलुरियम के लिए जगह छोड़ दी थी, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें
ये देखो मैंगनीज के नीचे उसने टेल्यूरियम की जगह छोड़ दी थी और टेल्यूरियम को क्या बोला था, EKA मैंगनीज। ठीक है, तो मैंगनीज वाला जो ग्रुप आता है डी ब्लॉक में आता है मैंगनीज, इतना तो पता है ना। रिडॉक्स में हमने देखा था कि ये क्या होता है, डी ब्लॉक में आता है। तो उससे हम लिखेंगे मांगे TC रेखा। ठीक है, मांगे TC रेखा। तो मैंगनीज इसके लिए उसने जगह छोड़ दी थी। ठीक है, और ये उसने क्या बोल दिया था, दिस इज EK मैंगनीज। ठीक है, याद कैसे करेंगे, अलका गायत्री BSc, मतलब वैसे तो एल्यूमिनियम और गैलियम का याद ही रहेगा, और बोरॉन, और ये स्कैंडियम नहीं है, ये SI है। ठीक है, अपने नोट्स में मैंने कल भी बोला था, दिस इज नॉट SC, दिस इज SI सिलिकॉन। ठीक है, और ये मैंगनीज और ये टेलुरियम। हाँ यहाँ पे हाँ TC आना चाहिए था, हाँ टेलुरियम नहीं है, ये भी गलत है, TC होगा। ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां हैं इस नोट्स में, वो सुधार लेना। बोरॉन का स्कैंडियम नहीं है, नहीं ये वाला सिलिकॉन है, हाँ ये वाला सिलिकॉन है, ये वाला आपका स्कैंडियम है। ठीक है, अब इसने क्या किया था, एटॉमिक वेट में इसने कुछ करेक्शन किया था क्या, देखो बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट था वो अब तक कितना माना जाता था, 13.5, लेकिन एक्चुअली कितना होता है, ठीक है 9। तो उसने ये कुछ करेक्शन किए थे, ये इसका मेरिट हो जाएगा पहला। दूसरा कि एटॉमिक वेट जब पता चल गया तब हमने उसका एन फैक्टर, या मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी वैलेंसी भी पता लग गई। अब तक बेरिलियम की जो वैलेंसी थी वो 3 माना जाता था। ठीक है, बाद में उसने ऑब्जर्व किया, जब हमने ये वाला देखा कि एटॉमिक वेट क्या होता है, एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट वेट, तो इस चीज से जब देखा गया तो बेरिलियम का कितना आया, वैलेंसी 2 आया। ठीक है, डिमेरिट्स पर आते हैं। देखो सबसे पहला डिमेरिट क्या हो जाएगा कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो था वो कंफ्यूजिंग था। देखो आज भी क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कंफ्यूजिंग है, उस टाइम भी दिस वाज वन ऑफ द डिमेरिट कि हाइड्रोजन की जो स्पेस है वो, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स में की तरह अगर ट्रीट करें तो उसको हमें 8th वाले ग्रुप में रखना चाहिए, लेकिन अगर उसको अगर मेटल की तरह ट्रीट करें, मेटल की तरह मतलब अगर उसकी वैलेंसी देखें हम, तो वैलेंसी कितनी होती है उसकी 1, तो वो किसकी तरह आना चाहिए, मेटल की। तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये एक ड्रॉबैक है, आज भी जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीटली सही नहीं है। हो सकता है आने वाले 10 सालों में जब आप बुढ़े हो जाओ तब नया पीरियोडिक टेबल आ जाए, लेकिन अभी तक तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही मोस्ट करेक्ट है। ठीक है, तो पोजीशन पहला था हमारा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। चलो अच्छा है, कोई तो इंडियन बनाए, हमें अजीब अजीब नाम नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, कबीर लॉ बोलेंगे। सेकेंड, कोई आइसोटोप के लिए अलग पोजीशन नहीं दिया गया। ठीक है, आइसोटोप के लिए कोई अलग पोजीशन क्यों नहीं दिया गया, अगर उसने उसके बेसिस पे किया था, एक सेकेंड, अगर उसने बताओ उसका उसने बेसिस क्या लिया था, मेंडलीव का बेसिस क्या था, व्हाट वाज द बेसिस, एटॉमिक वेट। तो अगर एटॉमिक वेट के बेसिस पे किया था तब तो आइसोटोप को अलग जगह मिलने चाहिए, हाइड्रोजन को 3 जगह मिलनी चाहिए, एक 1H1 मिलना चाहिए, एक 1H2 मिलना चाहिए, एक 1H3 मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसने तो ऐसा किया नहीं था, उसने तो हाइड्रोजन को एक ही जगह दी, वो भी कंफ्यूजिंग ही थी। ठीक है,
तो पहला दूसरा ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया कि आइसोटोप के लिए उसने अलग कोई वो नहीं किया। तीसरा कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। देखो लोथर मेयर तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बता रहा था कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक उसमें हमने ग्राफ किया तो फिर पीरियोडिसिटी जो है हो रही है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम या उससे रिपीट हो रही है, ठीक है। लेकिन इसने इसने सिर्फ पीरियोडिक टेबल एक बना दिया था, उसने कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया था कि वाई एलिमेंट्स जो हैं वो अपने फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्यों सिमिलर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। तो वो उसने ये रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसने सिर्फ एक पीरियोडिक टेबल बना दिया था, उसने रीजन एग्जैक्ट नहीं बताया था कि पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है, ठीक। सिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, मैंने क्या बोला था कि उसने क्या करना था, अपनी थ्योरी को प्रूव करना था। तो उसने सिमिलर एलिमेंट्स सिर्फ ये प्रूव करने के लिए उसने क्या किया, बेचारे ने सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग, जैसे सिमिलर एलिमेंट्स तो साथ में होने चाहिए थे और डिफरेंट एलिमेंट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन उसने क्या किया था, सिमिलर एलिमेंट को अलग अलग कर दिया था और डिफरेंट एलिमेंट जो जिनमें कोई प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी उनको भी साथ में प्रूव कर दिया था, उनको एटॉमिक मास को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक। तो फिर इस वजह से भी एक चीज का ये भी वन ऑफ द फेलियर था कि सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस वेयर एज डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड एट द सेम पोजीशन, ठीक है। अब ये सारी चीजें देखो बच्चों कहानी जैसी हैं, अभी आप 2-3 बार पढ़ोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाएगा। अब कहानी की तरह मैं बता रही हूँ, एग्जाम में नंबर आएंगे क्योंकि इजी चैप्टर है ये, इसमें इतना कुछ है नहीं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो देखो इतना सारा कॉन्सेप्ट है, इसमें तो मैं बोल रही हूँ सिर्फ आपको एक कहानी अभी तक पढ़नी है तो कहानी की तरह पढ़ो, ठीक है। तो बहुत कुछ ही चैप्टर्स ऐसे आएंगे आपके जिसमें आपको समझना बस मतलब कहानी सुननी होगी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ देम, और बस समझ में भी आना चाहिए। अभी आगे जाके कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आएंगे तो उसमें आप लोगों को थोड़ा मजा भी आने वाला है। तो स्टार्टिंग थोड़ी तो ऐसे हिस्ट्री है तो फिर हिस्ट्री तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। द एलिमेंट्स, अब देखो अब क्या करना चाहिए, इसने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इसने प्लेस किया। तो जिसका कम एटॉमिक साइज है, मान लो ए है, बी है, सी है, तो ए का कम एटॉमिक मास होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद इसका होना चाहिए, उसके बाद इसका होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना। लेकिन इसने क्या किया, द एलिमेंट्स विद लेस एटॉमिक मास शुड कम फर्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। जो उसने पीरियोडिक लॉ दिया था, अकॉर्डिंग टू हिज लॉ एलिमेंट्स हैविंग लेस एटॉमिक मास शुड कम फर्स्ट। लेकिन उसने क्या किया था, द टेबल कंसिस्ट ऑफ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिनका एटॉमिक मास कम होने के बाद भी वो क्या हो रहे थे, बाद में प्लेस थे। तो उसमें कौन कौन सा था, मैंने क्या बोला, आमिर करीना, ठीक है। आमिर करीना से क्या, आर्गन और पोटेशियम, ठीक है। आर्गन का आपको सब लोगों को पता है कितना होता है, 40, और इसका कितना होता है 39। तो आइडियली कितना होना चाहिए, के और ए आर होना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया है, पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज थी उनको रिपीट कराने के लिए उसने इसको पहले रख दिया और इसको बाद में रख दिया, ठीक है। अब आयोडीन और टेलुरियम, टेलुरियम और आयोडीन में भी सेम होता है, टेलुरियम का मास क्या होता है, ज्यादा होता है, आयोडीन का कम होता है। तो फिर इसने क्या किया था, इसको भी पहले प्लेस कर दिया था। ये आप इस निमोनिक से ही याद रखोगे। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक में देखो हमने देख लिया था क्या क्या था, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। ड्रॉबैक में सबसे पहला कि हाइड्रोजन, देखो ये तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी लिखोगे कि मच्छर घूम रहा है, कि हाइड्रोजन का पोजीशन इज नॉट डिटरमाइंड। नहीं, आज क्या होता है, आर्गन बाद में रहता है क्योंकि आर्गन ग्रुप 18 में आता है जबकि पोटेशियम ग्रुप 1 में आता है, तो बाद में ही रहा ना प्लेस्ड। और सेपरेट पोजीशन नहीं इसने दिया किसके लिए, आइसोटोप्स के लिए। तीसरा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है। सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन वेयर एज डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड एट सिमिलर पोजीशन। और फिर कुछ एटॉमिक मासेस उसके कम होने के बाद भी उसको उसने बाद में रखा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आर्गन, और ये 1-2 एग्जाम्पल याद रखो, बाकी आपके निमोनिक से तो याद ही रहेंगे।
ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट जो जो करेंटली हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर इसी को बोलते हैं हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो ये कैसे पता चला? देखो, हमने एलिमेंट्स जो थे उसको उस पे क्या पास करा है, एक्सरे। ठीक है, अब एक्सरे क्या होता है, आपने वो देखा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो एक्सरे का क्या होता है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। वो क्या करता है, जब हम जब बॉडी में अपनी एक्सरे कराते हैं तो वो क्या दे देता है, हमारे बोन का स्ट्रक्चर दे देता है। ठीक है, मतलब वो काफी पेनिट्रेटिंग होता है। वैसे ही अगर किसी एटम के उसमें करेंगे तो हमें उसका स्ट्रक्चर दे देता है, मतलब उसमें ये पता चल जाता है कि न्यूक्लियस कहाँ है, शेल कैसे कैसे प्लेस्ड है। ठीक है, ये सारी चीजें बता देता है। तो हमने जब एटम्स को ऐसे किया, एक्सरे के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया, तब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर शेल, ठीक है, इट गोज टू फिल इनटू इट्स स्पेस। ठीक है, सम रेज आर प्रोड्यूस which are known as X-rays। ठीक है, the frequency of X-rays were measured and then it was found कि जो velocity था that was under root of the velocity of the X-ray that was coming was directly proportional to the Z। यहाँ पे Z क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब यहां से देखो अभी तक क्या हो रहा था, किसका रट लगा हुआ था, एटॉमिक मास। अभी तक मास 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 चल रहा था, सब लोग आ रहे थे अपना मास मास का रट लगा रहे थे और बता दे रहे थे कि मास ही क्या है, हमारा पीरियोडिक क्या है, फंक्शन है, मतलब जो भी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो किस पे बेसिस है, मास पे। लेकिन ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे ये प्रूफ हुआ कि जो पीरियोडिक फंक्शन आ रहा है वो किसके बेसिस पर आ रहा है, बताओ, वो किसके बेसिस पर आ रहा है, जेड के बेसिस पे। एटॉमिक नंबर बेटा, एटम्स तो डिस्कवर हो ही गए थे ना, तभी तो एटॉमिक नंबर पता चला। जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे धीरे धीरे, ठीक है, अब देखो मेंडलीव के आते आते 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, मेंडलीव के आते आते 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो अब क्या हो गया था, मतलब हमें एटम, ये तो पता ही था कि एटम में क्या होता है, एटॉमिक मास होता है और एटॉमिक नंबर होता है, ये दो चीजें होती हैं। अब जो एक्सरे आ रहा था, देखो सिंपल सी बात है कि जो फ्रीक्वेंसी जो थी एक्सरे की, उसको जब मेजर किया तो वो क्या आ रहा था, जो न्यू आ रहा था, दैट वाज कमिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने जो पेनिट्रेट करके जो एक्सरे जा रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने मेजर किया था, दैट वाज कमिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी जेड। ठीक है, तो अब हमने इस पे ग्राफ ड्रॉ किया। अब यहाँ पे देखो लोथर मेयर वाला ग्राफ याद है, देखो सिमिलर वैसा ही ग्राफ कुछ आ रहा था ये ऐसे, और सिमिलर एलिमेंट्स क्या कर रहे थे, सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे। फिर जब इसको हमने ग्राफ को और अच्छे से समझा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ऐसा ग्राफ आ रहा था। फिर हमने जब सबकी वैल्यूज कैलकुलेट की, तो ये आप लोग को पढ़ने की मतलब वो उसकी जरूरत नहीं कि कैसे आया, बस हमें देखना है कि एंड रिजल्ट क्या आया, कि जो न्यू था अंडर रूट ऑफ न्यू दैट वाज कमिंग इक्वल टू ए जेड माइनस बी के बराबर आ रहा था, जहां पे ए और बी के आ रहे थे, एक कांस्टेंट आ रहा था। ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी तो कोई ना कोई चीज एक्स्ट्रा आएगी, तो यहाँ पर क्या आया, ए जेड माइनस बी। ठीक है, आप ये वाले देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है, ये वाले ग्राफ को आप लेके चलो, ये लोथर मेयर का ग्राफ है, इसको इसको रहने दो। ये वाला जो ग्राफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन आ रहा था। ठीक है, एक v और z के बीच में है ये रूट, और ये v और z के बीच में। ठीक है, तो यहाँ ये जो था एक्सपेरिमेंट, ये मोजले का था। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये किसने किया था, मोजले एक साइंटिस्ट थे मोजले नाम के, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था।
ठीक है, जिससे हमारा आया था कि अंडर रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, या फिर कह सकते हैं कि न्यू जो है वो किसके बराबर है, ए जेड माइनस बी के, वे ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जहां पे कौन रोल प्ले कर रहा था, जेड, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मोजले के ही एक्सपेरिमेंट से हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेसिस था वो बना। ठीक है, मोजले के एक्सपेरिमेंट से बना था। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका पूछेगा कि किस पे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन बेसिकली किसके एक्सपेरिमेंट पे, मोजले के एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अब देखो पीरियोडिक लॉ अगर पूछे किसका, पीरियोडिक लॉ आपसे दो तरह से पूछ सकता है। एक तो पीरियोडिक लॉ आपको पूछ सकता है किसका, मेंडलीव का। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ तो आपको पता ही है कि उसमें बेसिस क्या था, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में ए मतलब एटॉमिक मास। ठीक है, अगर बोला जाए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलोगी कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, ठीक है, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। ठीक है, तो दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, और यही जो ये बोल रहा है ना कि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, यही प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं, पीरियोडिसिटी को। ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज नथिंग बट पीरियोडिसिटी। एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर प्रॉपर्टीज आर बीइंग रिपीटेड, दैट इज नथिंग बट द पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब देखो पीरियोडिसिटी, एक बार फिर से इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पीरियोडिसिटी देखो बेसिकली क्या है, रिपीटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता रहेगा। तो एग्जाम में आपके जैसे स्कूल वगैरह में एग्जाम जो आते हैं स्कूल टाइप के, उसमें आपको सिर्फ अगर पता है उसको सिर्फ इंग्लिश में लिख दो, रिपीटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी चीज रिपीट होती है उसी को हम पीरियड बोलते हैं, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज पीरियोडिसिटी। रिपीटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम when elements are arranged in order of their increasing atomic number is known as periodicity। ठीक, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोग को पता ही है कितने हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। ये वाले हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, मतलब ये वाले पीरियड्स होते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं, देयर आर 7 पीरियड्स। एंड वर्टिकल कॉलम्स कितने होते हैं, देयर आर टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स दैट आर नोन एज ग्रुप्स। ठीक है, अब इसने कोई हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पता ही है कि कहीं भी ए बी में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, सब क्लासिफिकेशन नहीं होता है, सिर्फ 7 पीरियड्स होते हैं एंड फर्दर 18 ग्रुप होते हैं। अब ये जो थे इसमें नील बोहर ने भी थोड़ा काम किया था, तो इसको हम बोहर्स टेबल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोहर्स टेबल बिकॉज इट फॉलोज बोहर स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, हमने क्या देखा था कि जो बोहर मॉडल था वो कैसे बेस्ड था, बोहर मॉडल में क्या था, मैंने क्या बोला, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सब शेल में एंटर कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, कौन से ग्रुप में आ जाएगा, कौन से ब्लॉक में आ जाएगा, एस ब्लॉक में आ जाएगा, है ना। जिसमें ये सब पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हो आप, जैसे जिसमें एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, वो सारा क्या है आपका इनऑर्गेनिक, जिसमें आप स्ट्रक्चर और ये सब कैलकुलेशन वगैरह, जिसमें आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो, मतलब जिसमें आपका कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहता है, वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कैसा है या उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है, वो होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपका ऑर्गेनिक तो पता ही है क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की स्टडी करते हो, वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पता चल गया। आज के बाद ये मत बोलना कि नहीं पता फिजिकल इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर करेगा
हाँ एस सब शेल में एंटर करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। कितने लोगों ने अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खरीद लिया है? ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि ज्यादा वो नहीं आता, 10 रुपए का आता होगा, कितने का है बताओ, तो खरीद के लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाला है। पीरियोडिक टेबल अगर तुम्हें याद है सारे एलिमेंट्स, तो आधा काम तुम्हारा इनऑर्गेनिक का वहीं पर हो जाता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से आपको देखो सारे एलिमेंट्स के बारे में पता लगता है, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता लगता है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी के बारे में पता लगता है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी अभी हम देखेंगे कैसे पता लगता है, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी पता लगता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि बहुत जरूरी होता है, तो पीरियोडिक टेबल खरीदो। ओके, तो इसीलिए हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको क्या बोहर्स टेबल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बोहर्स टेबल। ठीक है, मास नंबर हाँ याद रखो, 30 तक के तो याद रखो ही। जब मैं मोल कंसेप्ट करा रही थी उसमें आपको मास नंबर और सब बताया था, आयोडीन वगैरह ये सब का बताया था जो कॉमनली आस्क्ड होते हैं। वैसे तो आपको कई बार एग्जाम में गिवन होते, कई बार नहीं भी गिवन होते हैं, तो इसलिए याद ही रखो। जो मैंने मोल कंसेप्ट में कराया था उसने तो याद कर ही लो। अब देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक था टेबल था वो किस पे बेस्ड था? मोजले के एक्सपेरिमेंट पे। अब यहाँ पे देखो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इसने क्या बताया, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कौन नहीं बता पाया था? मेंडलीव नहीं बता पाया था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या था? पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज ड्यू टू द क्या रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर जैसे कि ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 तो आप लोगों को पता ही होगा, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। कैसे याद रखेंगे? ये तो पता ही होगा, है लीना की रब से फरियाद। ठीक है लीना कोई लड़की थी उसका नाम लीना था, लीना की रब से फरियाद। ठीक है, तो इससे हम याद रखेंगे ग्रुप। अब ग्रुप 1 की बात करें, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें बहुत काम आने वाला है, अभी ताज़ा पढ़े हो पता भी होगा। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें 37 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ हाइड्रोजन का कितना होगा? 1s1 होगा कि नहीं? इसका कितना होगा? 1s2, और दूसरा बचा हुआ सेकंड में जाएगा 2s1। याद आया? इसका देखा जाए तो ये यहां से हम क्या कर रहे थे, नियॉन कर दे रहे थे, और कितना कर दे रहे थे? 3s1। और इधर क्या करेंगे? इसके नियरेस्ट कौन सा आएगा? आर्गन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्गन करेंगे, आर्गन और कितना? 4s1। ठीक है, और यहाँ पे क्रिप्टॉन और 5s1। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब में क्या है, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक सिमिलैरिटी है। ठीक है, अब जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसकी वैलेंसी सेम होगी। सबकी वैलेंसी क्या आ रही है? सेम आ रही है। सब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये नियॉन के बराबर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये आर्गन के बराबर हो जाएगा, ये क्रिप्टॉन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या कर रहे हैं? सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही तो क्या हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट जितने रिएक्ट कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इट इज बेस्ड ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी किस हद तक वैरी कर रही है? किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही बेसिस पे कर रही है।
ठीक है। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगा? सिमिलैरिटी इन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये देखो, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए निमोनिक्स बता दूं, मैं बोलती जाऊं, लिख लोगे? पहले ग्रुप की बात करते हैं। ये आपका ग्रुप 1, ग्रुप 1 का तो लिख ही लिया हमने। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? है, लीना, की, रब, से, फरिया। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रुप 1। ग्रुप 1 का क्या मतलब है कि 1 क्या है इसका? वैलेंसी। ठीक है, ग्रुप 2 पर आते हैं, और ये जो 1s1 था, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1 एंड सो ऑन, ऐसे आ रहा था ना, 5s1, 6s1 और 7s1। तो ये जो 1-1 वाली चीज थी, ये क्या बता रही थी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब ये 1 तो इसकी वैलेंसी बता रही थी, ये क्या बता रही है? इसकी वैलेंसी। लेकिन ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये एक्चुअली क्या बता रहा है? ये क्या है? बेसिकली दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना? है कि नहीं है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अगर मैं पीरियोडिक टेबल से रिलेट करूं, तो ये देखो, ये फर्स्ट पीरियड में है, इसलिए ये क्या है? 1s1, है ना? ये सेकेंड पीरियड में है, इसलिए ये क्या है? 2s1। ये थर्ड पीरियड में है, इसलिए ये क्या है? 3s1। और ये मतलब जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जा रहा है, उसका क्वांटम नंबर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4s1। देख लीजिए, 4s1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे ये एक्चुअली ये क्वांटम नंबर क्या चीज हमें बता रही है? ये 3, 4, 5 ये हमें बता रहा है कि कौन से पीरियड में वो एलिमेंट लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर से हमें एक और चीज पता चलती है कि कौन सा पीरियड नंबर उस एलिमेंट का है। ठीक, तो पहला ग्रुप हो गया, सबको समझ में आ गया फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप पर आते हैं, तो देखो फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो एक तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर होता है, और एक होता है यहाँ पे लास्ट में 18th ग्रुप में। मतलब फर्स्ट पीरियड में कौन आ रहा है? बस 2 ही आ रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन आ रहा है और एक क्या आ रहा है? ये कौन सा है? हीलियम, है ना? बाकी सब जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? बाकी सारे ग्रुप सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखा जाए तो ये जो बेरिलियम है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जबकि अगर इसको देखा जाए तो ये कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहा है? बताओ, ये क्या हो गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये वाला जो डी ब्लॉक है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो फर्स्ट ग्रुप हो गया सबका। अब सेकेंड ग्रुप की बात करें तो ये होता है बेरिलियम से स्टार्ट, बेरिलियम, फिर आता है आपका मैग्नीशियम, फिर आता है आपका कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? देखो, इसको याद करते हैं हम ऐसे, बेटा, बेरिलियम से बेटा, मैग्नीशियम से मांगे, बेटा मांगे, कार, ठीक है, कैल्शियम से कार, SR से स्कूटर, ठीक है, और BA से बाग, राज। ठीक है, सेकेंड ग्रुप समझ में आ गया? ये आपका फर्स्ट ग्रुप, ये है आपका सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी बता दो जल्दी से, कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, और ये हम याद कैसे रखेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाग राज। ठीक, अब अगर इसकी बात करें, देखो अब ये देखो कैसे एक्चुअली ये डिजाइन कैसे किया गया है पीरियोडिक टेबल। अगर थोड़ा गौर से देखें इसको, तो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड है, तो ये इसका कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। फिर उसके बाद यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके? 2। ठीक है,
मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। लिथियम के पास कितना है, 3, इसके पास है 4, इसके पास है 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब समझ रहे हो क्या, इनको इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखो 11 है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो कोई नहीं आ रहा, ये सब खाली है, ये हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो अगर मैं देखो हाइड्रोजन से हीलियम के बीच में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कोई नहीं एलिमेंट आ रहा है, तो मतलब इसका कंटिन्यूएशन में हो रहा है कि 1 इसका तो इसका 2। ठीक है, अगर हम लिथियम और बेरियम का देखें तो ये भी क्या आ रहा है, आपका पूरा कंटिन्यूएशन में आ रहा है। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3, 4, फिर कंटिन्यूएशन में 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो इसका ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें ऐसे पता लग जा रहा है। अगर सोडियम का भी देखा जाए तो सोडियम से देखो, सोडियम यहाँ पर है, मैग्नीशियम, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स नहीं है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अभी नहीं आए यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आपका चल रहा है एस और पी ही चल रहा है, मतलब 13, 14, 15, 16, 17। लेकिन जब पोटेशियम जैसे कैल्शियम के आगे चलेंगे तब यहाँ पे क्या आगे, ये देखो ये कौन है, ये कौन से एलिमेंट्स है, ये आगे आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, इतने सारे। तो इसीलिए देखो जब हाइड्रोजन से लिथियम पे गए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आया, 1 और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या आ रहा था, हीलियम आ रहा था। वैसे अगर लिथियम और सोडियम में देखा जाए तो ये 3 से कितना जंप आ गया, 3 से 11। 3 से 11 का क्यों आया, देखो बीच में कितने एलिमेंट्स आए, 8 एलिमेंट्स आए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 8। ठीक है, ये एक्चुअली वही वाली चीज है 2n² वाली जो मैंने आपको बताई थी कि एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, इससे भी अगर नीचे गए तो यहाँ पे भी कितना है, देखो सोडियम से अगर पोटेशियम आ रहे हैं तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं बीच में, मैग्नीशियम से लेके आर्गन तक कितने, 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का जंप हुआ है यहाँ पे भी 8। लेकिन जब आप पोटेशियम से रुबिडियम जाओगे तो 19 से कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में आ गए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, कितने आ गए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इतने सारे। ठीक है, पहले 8 तो था ही, ऊपर से ये 10 आ गए, कितना हो गया 18। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये क्यों ऐसे जंप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जा रहे हैं, ऊपर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं थे। हाइड्रोजन के साथ तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही था। ठीक है, सेकेंड ग्रुप समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे डी ब्लॉक की, नहीं बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और 13 से लेके 17 तक की। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 13 to 17 को हम बोलते हैं कौन से एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो 13 ग्रुप में आते हैं। 13 का तो मैंने बताया था, 13 को हम देखो बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बोरॉन फैमिली बोलते हैं। तो बोरॉन फैमिली का देखो क्या हो जाएगा, बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम और थालियम। ठीक है, कैसे याद करोगे, बाल, गायब, इंडियन, टिन्स। ठीक है, 13 ग्रुप का मैंने लिखवा दिया था। अब बताओ 13 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा था बोरॉन का, 1s2 2s2 2p1 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, या भूल गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। बोरॉन का देखो 5 था, 5 कैसे होगा, देखो पहले में 1s2, दूसरे में भी मैक्सिमम, अब s के बाद क्या आ रहा था, p आ रहा था, कितना 2p1। अब मुझे बताओ इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का क्या मतलब है, n जिसका सेम है, तो ये हो गया ना आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में पूछूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्बिटल पूछूं मैं अगर तो ऑर्बिटल में कितने हैं, 1। लेकिन अगर मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पूछूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
3 है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा वैलेंसी, बोरॉन फैमिली की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 बार गायब इंडियन। याद हो गया बोरॉन फैमिली, ठीक है। अब कार्बन फैमिली का भी मैंने बता दिया था, कार्बन फैमिली बोलते हैं, जो पहला वाला होता है उसको कार्बन फैमिली बोलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, कार्सी गए सन रब, ठीक है। साथ साथ में लिखते जाओ, काशी गए सन रब। कितनी हो जाएगी इसकी वैलेंसी, कार्बन का लिखो, देखो 6 है इलेक्ट्रॉन्स, कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। तो ये जो 2 है ये बता रहा है पीरियड नंबर, देखो पीरियड नंबर इसका 2 है कि नहीं है, कार्बन का पीरियड नंबर 2 है कि नहीं है ना। 1 तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम का होता है, 2 है। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके बताओ, 4, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, वैलेंसी होगी इसकी। अब आते हैं 15th ग्रुप पे, ग्रुप नंबर, ये क्या होता है आपका, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं निक्टोजन, निक्टोजन फैमिली। निक्टोजन इसलिए बोलते हैं, निक्टोजन का मतलब होता है सफोकेटिंग, निक्टोजन का मतलब होता है सफोकेटिंग। और जो नाइट्रोजन हो गए, इसके फैमिली के जितने भी गैसेस हैं या एलिमेंट्स हैं, इनके ज्यादा मात्रा में होने से कहीं भी आप रूम में जाओगे, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी, तब आपको सफोकेशन वाली फीलिंग आएगी, इसीलिए निक्टोजन फैमिली कहते हैं, या फिर नाइट्रोजन फैमिली भी कह सकते हैं, ठीक। अब कैसे याद करेंगे इसको, नाइट्रोजन फैमिली में पहला एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, एन से नाना पापा, ठीक है, नाना पापा आशु, इसे घर में 3 लोग हैं, ठीक है, नाना भी है, पापा भी है, आशु भी है, सब बीमार है, सब बीमार है, ठीक है। लिख लो, नाना पापा आशु सब बीमार, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी को एंटीमनी बोलते हैं और बीआई को बिस्मथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली की वैलेंसी पता लग जाएगी आपको, और कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड नंबर है। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस का कितना है 15, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, कितना लिखो जाएगा 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 3s2 और कितना बच गया 3p3, ठीक है। तो जो ये तो हो गया इसका टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। अगर मैं इसका जनरल, किसी भी ग्रुप का अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बच्चों हम सिर्फ लास्ट वाले शेल को लिखते हैं, ठीक है। और हम लिख देते हैं, जैसे इसका 15th ग्रुप का क्या हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, NS2 NP3, NS2 NP3, मतलब n की वैल्यू हम 2 से लेके 7 तक वेरी करते रहेंगे। तो अगर n की वैल्यू 2 होगी तो क्या हो जाएगा 1s, सॉरी n की वैल्यू 2 होगी तो 2s2 2p3, ये किसका हो जाएगा कन्फिग्रेशन बताओ, ये किसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा नाइट्रोजन का। अगर मैं n की जगह 3 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा 3s2 3p3, ये किसका हो गया फास्फोरस का। अगर आर्सेनिक का करना है तो 4s2, मतलब टोटल फैमिली का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है NS2 NP3। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कार्बन फैमिली का तो क्या हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ, हो जाएगा NS2 NP2, ठीक है। n की वैल्यू हम वेरी करते रहेंगे। बोरॉन फैमिली का क्या हो जाएगा NS2 NP1, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा
सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा NH2। अल्कलाइन अर्थ मेटल का, अल्कली मेटल्स का क्या हो जाएगा NS। ठीक, चलो बताओ अब नेक्स्ट फैमिली आ गई हमारी ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को हम बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली नहीं बोलते उसको, हम बोलते हैं चैल्कोजन फैमिली। क्या बोलते हैं चैल्कोजन, चैल्कोजन फैमिली। ठीक है, इसका नाम रेडिकुलस फैमिली नहीं, चैल्कोजन फैमिली। अब तुम लोग भी तो अपने घरों का नाम अलग अलग लिखते हो ना, ये विला पता नहीं कौन सा सदन, तो ये भी अपनी फैमिली का नाम रेडिकुलस, इनके हिसाब से हम रेडिकुलस हैं। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं चैल्कोजन फैमिली। सबका अलग अलग मतलब मैं बताऊंगी, अभी सिर्फ समझ लो क्या बोलते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कैसे कैसे है। ठीक है, चैल्कोजन फैमिली देखो सबसे पहले होता है ऑक्सीजन से शुरू। ठीक है, फिर आता है सल्फर, फिर आता है आपका सेलेनियम, फिर आता है आपका टेलुरियम, फिर आता है पोलोनियम। ठीक है, कैसे याद रखोगे, एग्जाम में टेपते हो, टेपा मारना मतलब समझते हो ना क्या होता है। अभी तो खूब टिपाई चल रही होगी तुम लोग की, मस्त ऑनलाइन एग्जाम होता है, घर में सामने किताब खोल के कौन देख रहे हो, पता है मुझे। चलो इसको क्या करते हैं, हाँ तो जो सिंसियरली देते हो देखो उनका रिजल्ट भी सिंसियर ही आएगा, और जिनको मस्ती सूझ रही है तो एग्जाम के टाइम रिजल्ट आने में भी एग्जामिनर को मस्ती सूझने लगेगी। चलो कैसे याद करेंगे, ओ से उससे, एग्जाम में करते हैं ना उससे टेपो, तो ये आ जाएगा उससे टेपो। तो ऐसे साइड साइड में बैठे रहते हो ना, जैसे एग्जाम देने ऐसे बेंच में, तो ये बोलते हैं उससे टेपो, इससे टेपो। ठीक है, तो ये उससे टेपो। ठीक, चैल्कोजन फैमिली होगी। चैल्कोजन फैमिली का बताओ क्या हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से, NH2 NP4, वेरी गुड। ठीक है, आते हैं अब इस पे हैलोजन फैमिली। क्लोरीन वाली फैमिली को बोलते हैं हैलोजन फैमिली, 17th ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन फैमिली। क्यों बोलते हैं, हैलोजन मतलब होता है सॉल्ट, हैलो मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, और हैलोजन जेन का मतलब होता है जिस, मतलब उसके जीन्स, जेन मतलब जीन्स। ठीक है, हैलोजन, हैलो का क्या मतलब होता है, सॉल्ट होता है, तो इसीलिए इसको, ये जितने भी फैमिली है सब क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, NaCl NaF, ये तरह तरह के सॉल्ट बताते हैं। चैल्कोजन का मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहा, चैल्कोजन का बता दूंगी, ग्रीक वर्ड होता है ना सारा, लैटिन वर्ड, चैल्कोजन मुझे याद नहीं आ रहा, बाकी मेरे को जो याद था मैंने बता दिया, बाकी आपके नोट्स में होगा शायद। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे चैल्कोजन हैलोजन फैमिली को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटोसेन। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो फ्लोरीन देखो, पहले के जमाने में एक टीवी आया करती थी, हाँ, फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी। ठीक है, अलग अलग बच्चे, मतलब अलग अलग जगह के बच्चे अलग अलग तरह से याद करते हैं। कई लोग ऐसे भी याद करते हैं कि क्या था, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटोस्टेन, ये है ना। कई लोग ऐसे भी याद करते हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी। और तुम लोग देख लो, तुम लोगों को टीवी पसंद है, आंटी पसंद है, जो भी पसंद है वैसे भी याद कर लो, याद होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कैसे भी याद कर लो। आंटी पहली बार सुन रहे हो, आंटी
ठीक है, ये लाइट क्यों फ्लक्चुएट कर रही है। अब देखो आते हैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब क्या हो जाएगा, NH2NP5, ठीक है। और आते हैं अब 18th ग्रुप जिसको हम जीरो ग्रुप बोलते हैं या फिर नोबल एलिमेंट्स का ग्रुप बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, हीलियम का तो सिर्फ 1s2 हो जाएगा, बाकी सबका क्या हो जाएगा NH2NP6, ठीक है इन सबका। और इसको याद कैसे करेंगे, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये होता है। तो इसको याद रखेंगे हम। हीना, हीना एक लड़की का नाम है, मतलब हीना एक वो थी ना, वो गाना था ना, मैं हूँ खुश रंग हीना। अकाई टीवी, अकाई एक जापानीज कंपनी होती थी बहुत पहले, उसकी टीवी आती थी। हीना, हीरोइन का नाम है हीना, हीना खान, हीना खान, अच्छा हाँ हीना खान, तो मतलब जो भी याद कर लो, मेरे को वो वाली याद है, ठीक है। हीना, नीना, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना, केयर मतलब करीना, से सुंदर, ये मतलब से सुंदर, आर्यन मतलब रानी, मतलब सबसे पुराने जमाने के लोगों को रानी बड़ी सुंदर लगती थी। तो फिर हीना, नीना और करीना से सुंदर रानी, हाँ वही वाली रानी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो मिलते हैं फिर, हैप्पी दिवाली। याद कर लेना ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है। बाकी ये जो नोट्स आपके कितने हैं, कितने रह रहे नोट्स, बस ज्यादा नहीं है, ये सारा एक बार रीडिंग मार लेना, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना। ये वाला भी छोड़ देना, ये वाला मैं अपने तरीके से करा लूंगी, ये निमोनिक्स मत लिखना, ये वाले